नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका स्टडी विथ नेक्स्ट रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मेरा नाम अवनीश है। मैं हिस्ट्री का लेक्चर लेता हूँ। उस लेक्चर की एक कड़ी जो काफ़ी दिनों से चलती आ रही है, उसी में जो हमारा जो आज का लेक्चर है, उसमें क्या है, उसका जो टॉपिक है क्या? ब्रिटिश विजय से पहले की भारत। मतलब ब्रिटिश जब विजय हुआ, उससे पहले का भारत कैसा था? किसका शासन था? कैसे वो शासन खत्म हुआ? कैसे ब्रिटिश ने अपना शासन स्थापित किया? जैसे आपको इतना तो पता होगा कि ब्रिटिश विजय से पहले मुगलों का शासन था, ठीक है? मुगल किस तरह से हारे? ऐसी क्या-क्या नीतियाँ रही जिनकी वजह से मुगलों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, जिसका खराब इफ़ेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से वो हारे, जबकि उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत कुशल शासक थे, फिर भी वो हार गए, एक छोटी-सी टुकड़ी से। कैसे एक छोटी-सी टुकड़ी जो एक अनुशासन में रहती है, उस अनुशासन की वजह से दूसरे बड़े-बड़े सेनाओं को हार झेलना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे और क्या-क्या चीज़ें उन्होंने इंडिया में डेवलप किया या किन चीज़ों का उन्होंने यूज़ किया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आते हैं सीधे लेक्चर पे। जैसा कि आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है? इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, मतलब ब्रिटिश विजय से पहले का भारत, ठीक है? हम इसी विषय में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। ये पूरा भारत का नक्शा है, जिसमें हम पहले अखंड भारत की बात करते थे, तो पहले ऐसा था कि ये पूरा भारत था, ये काबुल वगैरह सब कुछ हमारे हिस्से ही थे, ठीक है? जिसमें मुगलों का शासन था, ठीक है? ये मैप मैं बस इसलिए लाया हूँ कि आपको आपके एक पिक्टोरियल व्यू आ जाए, आपके आँखों में एक छा जाए, आपकी आँखों में ये दिखे, मतलब जब भी याद करें, जैसे कोई चीज़ होती है कि हम याद नहीं कर पाते, लेकिन अगर आँखों से देखी हुई चीज़ें हों, तो जल्दी हम कैच कर लेते हैं। तो उसी तरह से मैं ये मैप है, ठीक है? ये मुगल इंडिया 1707 में कैसा मुगल इंडिया कैसा था, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं कि बाबर का डोमिनियन था, कि बाबर ने कैसे राज्य स्थापित किए थे, उसका साम्राज्य कैसा था, इसके ये पूरा वैसा है कि बाबर ने क्या-क्या जीते, मुगलों का एक्सपेंशन कैसे हुआ, शाहजहाँ में, औरंगज़ेब में, ठीक है? और मराठाओं से कैसे युद्ध हुआ, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं और सब ये कलरफुल वाइज़ है। जैसे ये है कि डोमिनियन ऑफ बाबर 1525 में, इस कलर का। तो इस कलर का ये था कि बाबर का डोमिनियन था, बाबर का साम्राज्य था, ये सब चीज़ें थी। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? ये मैप है बेसिकली। अब मैप के थ्रू ये पूरे टॉपिक लिख रखे हैं, ये मैप क्या-क्या चीज़ें प्रदर्शित करता है, इन चीज़ों को आप देख लीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट, ठीक है? ब्रिटिश विजय से पहले का भारत, ठीक, हमारा टॉपिक यही है। इसमें क्या है कि ब्रिटिश विजय से पहले का भारत, इसका अर्थ है वह समय जब 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में ब्रिटिश शासन पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है? 18वीं शताब्दी के समय जब ब्रिटिश शासन पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन उसकी नींव रखी गई, ठीक है? जैसे होता है कि हम पूरा मकान एक साथ नहीं बना सकते, लेकिन और नींव सबसे मजबूत होती है, नींव हम बनाते हैं, फिर उस तरह से हम उस नींव के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है कि हमारी बिल्डिंग कितने माले की बनेगी, कितनी मजबूत बनेगी, क्योंकि सबसे जो अहम कड़ी होती है, वो नींव होती है। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश का कब्जा नहीं हुआ था, मुगल का शासन था, लेकिन ये हुआ था कि वहाँ पे ब्रिटिश की स्थापना शुरू हो गई थी। उन्होंने नींव रखना शुरू कर दिया था, ठीक है? इस समय क्यों, मतलब वो स्थिति कैसे पैदा हो गई कि वो उनके लिए एक नींव का काम करने लगा कि यही नहीं, यही मेरी प्रारंभिक स्टेज है और यहीं से हम अपने साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। उन्हें कैसे लगा? क्यों? उस समय पे ऐसा था कि मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था, ठीक है? मुगल साम्राज्य कमज़ोर कैसे हो रहा था? औरंगज़ेब, एक तो औरंगज़ेब की नीतियाँ, उसके बाद उसके आने वाले जो भी सक्सेसर थे, मतलब उनके बेटे, फिर उनके बेटे, इस तरह के जो राजा बने, उनकी नीतियाँ, ये सब चीज़ें डिसाइड कर रही थी कि मुगल जो साम्राज्य था वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा था, ठीक है? तो उनकी नींव तब रखी गई थी, ठीक है? तो पहला था कि मुगल साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो रहा था, ठीक है? कई प्रांत ऐसे थे, जैसे एकजुट होता है, एक लकड़ी होती है, लकड़ी का गुच्छा होता है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि लकड़ी का एक गट्ठर होता है, उसे तोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन अगर वही अलग-अलग लकड़ी हो तो उसे तोड़ना बहुत आसान होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे थी, ठीक है? अब कई प्रांत स्वतंत्र राज्य बन गए थे, ठीक है? मराठों की शक्ति बढ़ रही थी, राजनीतिक अस्थिरता फैल रही थी। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी जो पॉइंट फॉर्म में हमने लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। आप अगर एक-एक चीज़ के बारे में लिखना चाहेंगे तो काफ़ी विस्तार में आप लिख सकते हैं, अगर ये पॉइंट हमारे पास याद रहें तो,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन होने का जो मेन रीजन था वो क्या क्या था? पहला पहला हम देखते हैं क्या, औरंगजेब की पॉलिसी। ठीक है, औरंगजेब की पॉलिसी क्या क्या थी? औरंगजेब ने दक्षिण भारत में लंबे युद्ध लड़े। अब जैसे औरंगजेब का पूरा शासन था, लेकिन आप उत्तर की तरफ ना देखते हुए या पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ ना देखते हुए सिर्फ एक ही जगह फोकस करना कि हम दक्षिण में ही लड़ेंगे, तो इधर के जो भी राजा, छोटे मोटे राजा होंगे, या फिर अगर ये जगह खाली हो जाएगी तो कोई ना कोई इस जगह को कवर करने आएगा। जाहिर सी बात है, एक कोई जगह खाली नहीं हो सकती, वहां पे कोई ना कोई ऐसा बाहुबली रहेगा कि जिसका साम्राज्य चलेगा। अगर औरंगजेब दक्षिण की तरफ अपना देख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जगह खाली हो जाएगी, कोई ना कोई नया उभर के आएगा। तो यही सब जो लूपहोल थे, इन्हीं लूपहोल की वजह से, जो लूपहोल, एक तो अंग्रेज जो काफी बुद्धिमान थे, तो जब अंग्रेजों ने देखा ये सब लूपहोल है, तो उसी लूपहोल का फायदा उठा के उन्होंने राज किया। यही सब चीजें थी। तो पहला ये था कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत में लंबे युद्ध लड़े। ठीक है, धार्मिक कट्टरता के कारण जनता में असंतोष भी बढ़ा। ठीक है, धर्म के नाम पे वो तो आज भी लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पे तब भी लड़ाई हो रही थी। अब उस टाइम पे औरंगजेब, ये मुस्लिम शासक हुआ करते थे, तो ये मुस्लिम को बढ़ावा देते थे, इस्लामिक को बढ़ावा देते थे। तो जाहिर-सी बात है, लोगों में जो नॉन मुस्लिम होंगे, उनमें जाहिर-सी बात है एक कट्टरता डेवलप होगी धर्म के प्रति। तो वो आपस में एकजुट होंगे कि उनके अगेंस्ट हम कैसे जाएँ। तो ये सब चीज़ें थी। तीसरा ये था, लगातार युद्धों से साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमज़ोर रही थी। अब कंटिन्यूअसली आप लड़ाई भी नहीं कर सकते। आप लड़ाई करो, रुको, थोड़े दिन तक रुको, अच्छे कम 2-3 महीना रुको, फिर लड़ो। तो जो सैनिक होते हैं उनको भी एक आराम करने का मिलता है, मौका मिलता है। अब ये कहो कि लड़ाई इधर लड़े, फिर इधर लड़े, फिर उधर लड़े, तो उससे सैन्य शक्ति बहुत कम भी होती है, क्योंकि लोग मरते भी तो हैं, और प्लस उनका मनोबल भी गिरता है। ठीक है? और सारी चीज़ें होती, खान-पान, मानसिक स्थिति, सब कुछ खराब होती है। तो ये सब चीज़ें थी। पहला ये था कि औरंगज़ेब ने दक्षिण भारत में ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था, ये सब इलाके सब छोड़ दिए थे, पहला। दूसरा ये था कि धार्मिक कट्टरता के कारण लोगों में जो असंतोष पैदा हो रहा था, ठीक है? तीसरा ये था कि लगातार युद्ध करने की वजह से जो साम्राज्य में जो सेना थी, जो खजाने थे, खजाने कम हो रहे थे, सेना की जो मनोबल था वो गिर रहा था। तो सेना की लड़ने की क्षमता गिर रही थी। तो ये सब चीज़ें थी। तो पहला ये था कि औरंगज़ेब की पॉलिसी, औरंगज़ेब की नीतियाँ। ये किसमें आएगा कि मेन रीज़न वो जो मुगल साम्राज्य था उसके पतन के कारण पहला था औरंगज़ेब की नीतियाँ। दूसरा देखते हैं क्या था? दूसरा था वीक सक्सेसर, मतलब उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जो कमज़ोर उत्तराधिकारी, जैसे 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर शासक सत्ता में आए। हम आने वाले जो भी शासक हैं औरंगज़ेब के बाद, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस हम जो मेन पॉइंट है, अभी की रीजन क्या थे, उस रीजन को भी हम डिफाइन करेंगे अच्छे से। बस वो रीजन क्या थे? पहला ये था कि औरंगज़ेब की नीतियाँ। दूसरा ये था कि औरंगज़ेब के बाद जो भी आने वाले शासक थे, उनकी परिस्थितियाँ, वो कैसे हैंडल किए साम्राज्य को, वो सब। तो 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर शासक सत्ता में आए। दूसरा, उत्तराधिकार के युद्धों ने केंद्रीय शासन को कमज़ोर कर दिया। अब आपस में ही लड़े जा रहे हैं, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो जिसकी वजह से एक जो शक्ति होती है, अब ज़ाहिर-सी बात है 4 भाई हैं, 4 भाई नहीं, हम राजा बनेंगे, कुछ लोग इसके साथ रहेंगे, कुछ लोग इसके साथ रहेंगे, कुछ लोग इसके साथ रहेंगे, कुछ लोग इसके साथ रहेंगे। 4 भाई तो कुछ-कुछ लोग एक साथ रहेंगे, सब कोई अपना देखेगा, भाई अगर ये राजा बनेगा तो हमें हमें फ़ायदा होगा, तो सब कोई अलग-अलग देखता है। तो इसकी वजह से जो एक केंद्रीय जो शक्ति होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। सिंपल वही है, लकड़ी का गट्ठर, वही चीज़ है। ठीक है? तीसरा, मोहम्मद शाह जो, जैसे इनके सक्सेसर में ही देखा जाए, इनके उत्तराधिकारों में देखा जाए, तो मोहम्मद शाह जो थे, स जो शासक थे, वो सबसे लंबे समय थे, करीब-करीब 29 साल तक, ठीक है? 29 साल तक वो शासन किए। लेकिन इनका जो शासन था इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था कि जो मुगल साम्राज्य को एक मजबूती प्रदान कर सके। एक लंबे शासक 29 साल तक इन्होंने शासन किया, लेकिन ऐसी कोई नीतियाँ नहीं डेवलप की जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य अपने आप को मजबूत कर सके या अपने आप को मजबूत समझ सके। एक तो वैसे ही कमज़ोर होते जा रहे थे, ऊपर से एक ऐसे मोहम्मद शाह जो 29 साल तक राज करो, कुछ करो नहीं, तो और भी कमज़ोर हो रहा था। तो ये सिर्फ़ चीज़ें थी। ठीक है? प्रांतीय गवर्नर ने स्वतंत्रता घोषित करनी शुरू कर दी थी। जैसे अब 29 साल तक राज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, इनके पास इतना मतलब ये तरीका नहीं है कि कैसे लोगों को इकट्ठा करके रख सके।
तो ज़ाहिर-सी बात है छोटे-छोटे जो प्रांत थे, उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे थे, तो वो अपना अलग वो सोच रहे थे कि मैं स्वतंत्र हो जाऊँ, अपने हिसाब से जिऊँ। तो ये सब चीज़ें थी, जितने छोटे-छोटे प्रांत थे, सब अलग-अलग स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। वो भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है कि कोई किसी भी केंद्र की शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए, ठीक है? चौथा, राइज़ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट अब जैसे यहीं पे हमने बता दिया कि जो भी छोटे-छोटे प्रांत थे, वो अपना अलग-अलग स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। उसी में राइज़ ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे कुछ स्टेट्स बने, ठीक है? कुछ राज्य बने जैसे हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, अवध हो गया। 4 ऐसे राज्य बने, ठीक है? जो स्वतंत्र राज्य बने। तो ये भी उनसे अलग ही हो गए थे, एक केंद्र जो था उससे अलग हो गए थे। तो ये रीज़न थी। और हम देखते हैं 5वां क्या था? राइज़ ऑफ लोकल चीफ स्थानीय सरदारों का उदय। स्थानीय जो राजा थे, राजा और जमींदार थे, स्वतंत्र होने लगे, ठीक है? जैसे इन लोग स्थानीय जो राजा थे, उन पे जो मुगल शासक थे, उनकी पकड़ थी, आपको कर देना है, आप अपने इलाके का जो भी पैसा इकट्ठा होगा, वो हमें देंगे। मतलब इस तरह से उनके ऊपर निगरानी रखते थे। जब जो मेन शासक वही जब कमज़ोर रहेगा, तो ये इन लोगों के ऊपर से निगरानी रख नहीं पाएगा, तो ये अपने हिसाब से करेंगे। तो जो राजा थे या जमींदार थे वो स्वतंत्र होने लगे। सम्राट का दूर-दराज के क्षेत्रों पर नियंत्रण कम हो गया, ज़ाहिर-सी बात है। ये सब चीज़ें थी। छठा, राइज़ ऑफ द मराठा, मराठाओं का युद्ध, मराठों का उदय। मुगलों के पतन के बाद मराठे सबसे शक्तिशाली शक्ति बनकर उभरे थे। मुगल क कमज़ोर हो रहे थे और उसी में मराठाओं का उदय हो रहा था। तो सबसे शक्तिशाली जो थे अगर मराठाओं के बाद मुगल के बाद तो मराठा ही थे। उन्होंने भारत में प्रमुख सत्ता बनने बनने का प्रयास किया, ठीक है? अभी जो अंग्रेज है वो अपनी नींव रख रहे हैं, ठीक है? अभी अंग्रेज उतनी तरह से डेवलप नहीं हो पाए थे वहाँ पे। मुगल खत्म हो रही थी, मराठा कब्जा कर रहे थे, ठीक है? और अंग्रेज भी अपना थोड़ा बहुत जो भी हस्तक्षेप कर सकते थे वो धीरे-धीरे कर रहे थे। पूरी तरह से अभी नहीं कर रहे थे। अभी पूरी तरह से वो अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर रहे थे, लेकिन एक नींव डल रही थी, ठीक है? इनकी वजह से नींव डल रही थी। क्योंकि भाई सबसे मजबूत वहाँ पे मुगल थे। मुगल कमज़ोर होने लगे, कोई दूसरा आके कब्जा करेगा, मराठा भी अगर कब्जा करेंगे, तो नए सिरे से वो कब्जा करेंगे। ये इन्होंने पहले कब्जा कर रखा था मुगल। जब ये इनकी पतन शुरू हो गई, वो धीरे-धीरे कब्जा करेंगे, धीरे-धीरे अंग्रेज भी कब्जा करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। तो वही आगे जाके निर्णायक साबित होता है और जिसके बाद से उनकी नींव रख दी जाती है। ठीक है? अब आगे देखते हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस बिफोर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल। मुगल साम्राज्य के पतन से पूर्व बाहरी चुनौतियां, जैसे अब मुगल का एक साम्राज्य है, जैसे भारत का भी आप नक्शा दिखाए जो अखंड भारत का नक्शा था, उसमें मुगलों का पूरा शासन था। आपने पूरा का पूरा मैप में देखा होगा, ठीक है? अब उसके बाद से आपने ये देखा होगा कि कैसे मुगलों का पतन कैसे शुरू हुआ। तो जब अंदरूनी थी, मतलब अभी बाहरी लोग आक्रमण नहीं कर रहे थे, ठीक है? जो अखंड भारत था उसके अंदर ही दिक्कतें पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो रहा था। जो प्रांतीय क्षेत्र के राजा थे, वो अपना अलग हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे। जो छोटे-छोटे राज्य थे, प्रांत थे, वो अपना स्वतंत्र हो रहे थे, ठीक है? सरदार थे, वो अपना अलग हो रहे थे, ठीक है? जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकार थे, वो आपस में लड़ रहे थे, वो सत्ता को कमज़ोर कर रहे थे। ये सारी बहुत रीज़न थी। ये लेकिन भारत के अंदर के रीज़न थे। भारत के बाहर से कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था। अभी कुछ ऐसे चैलेंजेस थे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, जो बाहर से भी इसको कमज़ोर कर रही थी। कैसे? उन परिस्थितियों को अगर हम देखने जाएँगे, तो पहले थे नादिर शाह, ये है नादिर शाह, ठीक है? नादिर शाह। नादिर शाह का कब्ज़ा, नादिर शाह का इन्वेजन कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, ये बाहरी थे। अब ये बाहर से भी कमज़ोर कर रहे थे, तो बाहर से कमज़ोर कैसे कर रहे थे? नादिर शाह जो थे, ये पर्शिया के थे, ये याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछता रहता है ये कौन थे, ठीक है? और मतलब कहाँ से थे? तो ये पर्शिया थे, ठीक है? वो प ईरान का शासक मतलब अभी वर्तमान में देखा जाए तो ईरानी, ठीक है? ईरान के शासक थे। उसने 1738 से 39 में भारत पे आक्रमण किया। 1738 या 1739 के बीच में उसने इंडिया पे आक्रमण किया, ठीक है? ये अभी बाहरी एक्सटर्नल की बात करें उसके अंदर की बात तो हम बता चुके हैं। बाहर से कैसे लोगों के द्वारा इफ़ेक्ट किया गया कमज़ोर कमज़ोर करने में मुगलों को, ठीक है? इसमें नादिर शाह थे, नादिर शाह पर्शिया थे, वर्तमान में जिसे ईरान हम बोलते हैं, ईरान के शासक थे। 1738 से 39 में इन्होंने क्या किया भारत पे आक्रमण किया, ठीक है? लाहौर पर कब्जा किया, ठीक है? 13 फरवरी 1739 को बैटल ऑफ करनाल। अब ये देख लीजिए जैसे आपने मैप में देखा होगा, दक्षिण की तरफ ज़्यादा फ़ोकस होने लगे थे लोग, मुगल,
ठीक है, ये सब छोड़ दिए थे। ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला थी, ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला, ये सब जगह इन लोगों ने, इनकी जो मजबूती थी, मुगलों की मजबूती थी, वो कम हो गई थी। जब आप दक्षिण की तरफ ज्यादा फोकस करोगे तो ये हिस्से कमजोर हो जाएंगे आपके, ठीक है। और जब कमजोर हो जाएंगे तो बाहरी शक्तियां आके जरूर लड़ेंगी, ठीक है। बाहरी शक्तियों में नादिर शाह पहले थे, जो 1738 से 1739 के बीच में भारत पे आक्रमण किए थे, ठीक है। उन्होंने उत्तर पश्चिम से आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जब उत्तर पश्चिम से आए इन्होंने, तो अगर मुगल यहाँ पे थे, लेकिन मुगल के कुछ कुछ तो सेना यहाँ पे रही होंगी, ठीक है। अब उन सेनाओं से युद्ध करना पड़ा, तो बैटल ऑफ करनाल हुआ था, उसको याद रखिएगा, बैटल ऑफ करनाल। करनाल का युद्ध जो कब हुआ था, 13 फरवरी 1739 में, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी 1739, ठीक है। उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। उस टाइम पे जब नादिर शाह आए थे तो मोहम्मद शाह जो थे वही शासक हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो जब नादिर शाह आए तो मोहम्मद शाह अपना, मुगलों के शासक थे, मुगलों के राजा थे, उनसे युद्ध हुआ, मुगल शाह को बंदी बना लिया गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, उतने स्ट्रांग तो थे नहीं उस टाइम पे, कमजोर हो गए थे, तो मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया, ठीक है। उनको बंदी बना लिया गया, तो दिल्ली को लूटा। अब जाहिर सी बात है, आया, नादिर शाह आया, उसने युद्ध किया, हराया, ठीक है। तो दिल्ली, जो मुगल शासक थे दिल्ली में बैठते थे, तो दिल्ली को लूटा, जितना लूट सकता था, जितने पैसे ले जा सकता था वो ले गया। तो बहुत सारी चीजें लेके गया था, कैसे, पहला पीकॉक थ्रोन, ठीक है, जिस गद्दी पे बैठता था, मोर की गद्दी, मतलब मोर जैसा दिखता था गद्दी, उस गद्दी को ले गया। कोहिनूर का हीरा ले गया, और लगभग 70 करोड़ रुपए ले गया। अब ये सोचिए, आज के समय में 1 करोड़ बहुत बड़ी चीज है, और 70 करोड़ तो बहुत बड़ी चीज है। और ये 1738 से 39 के समय 70 करोड़ की क्या वैल्यू रही होगी, आज कम से कम लाखों करोड़ के बराबर होगी। इतना पैसा वो लेके गया था दिल्ली से, कोहिनूर का हीरा लेके गया था, पीकॉक थ्रोन लेके गया था, ये नादिर शाह। उसने सिंधु नदी जो इधर है, इधर होती है, सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों तथा काबुल पर अधिकार कर लिया। अब इधर ये भारत है, इधर में एक काबुल वगैरह थे, ठीक है। जैसा कि अगर मैप में हम देखते हैं, मैप में हम पीछे आते हैं, मैप में, ये मैप है, ठीक है। तो ये कश्मीर वगैरह हो गए, ये काबुल हो गया, ठीक है। सिंधु यहीं कहीं बैठती है कश्मीर से। इसके पश्चिम इसके पश्चिम पे इलाकों पे नादिर शाह कब्जा करने लगा, जो काबुल वाबुल के, और युद्ध यहीं कहीं हुआ था, बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। करनाल में युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। तो मतलब ये जो सिंधु नदी थी, जो कश्मीर से होके बहती है, सिंधु, इसके पश्चिम साइड में अपना इन्होंने क्या किया था, कब्जा करना शुरू कर दिया था। कौन, नादिर शाह। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों तथा काबुल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। इससे भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा असुरक्षित हो गई, बिल्कुल जाहिर सी बात है, असुरक्षित हो जाएगी। मुगल ये इधर में थे, दक्षिण में, दक्षिण भारत की तरफ, ये वाला हिस्सा वैसे ही कमजोर हो गया था। नादिर शाह ने आक्रमण किया, यहाँ पे हराया, हरा के कब्जा कर लिया, यहाँ से जो सामान लूट के ले जाना था लूट के ले गया वो। अब ये इलाके वैसे भी, ये इलाके पहले से कमजोर थे, ऊपर से जब उसने युद्ध जीत लिया तो इलाके और भी कमजोर हो गए, ठीक है। अब ये जो पूरा इलाके, ये इलाके इतने कमजोर, ये तो लूट के लेके चला गया, ठीक है। इसके बाद ये इलाके इतने कमजोर हो गए कि बाहर से अगर कोई आक्रमण करना चाहे तो वो आराम से जीत सकता था, ठीक है। तो ये इलाके बिल्कुल कमजोर हो गए थे। तो नादिर शाह के बाद कौन आया, अहमद शाह अब्दाली, 1748 से 1767 के बीच में। अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली था, ये युद्ध वगैरह हो रहे थे, तब का सीन है, ठीक है। नादिर शाह कब है, 1738 से 1739 के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ करनाल कब हुआ था, 23 फरवरी 1738, ठीक, 1739, 13 फरवरी 1739, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, जो याद करिएगा। अब देखते हैं अहमद शाह अब्दाली, जिसका इन्वेजन, जिसने भारत पे आक्रमण किया कब, 1748 से 1767 के बीच में,
1748 से 1767 के बीच में। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं, अहमद शाह अब्दाली के बारे में। जो अहमद शाह अब्दाली था, इसका एक दूसरा नाम था अहमद शाह दुर्रानी। ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में लिख रखा हूं, आप नोट करते जाइएगा। अहमद शाह अब्दाली, जिसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं, 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद शासक बना। नादिर शाह आया, जीता, जो सामान ले जाना था लेके गया। इसके बाद से आए, अब वो इलाके कमजोर हो गए थे, तो जैसे दूसरा आक्रमण हुआ अहमद शाह अब्दाली का, जिसको अहमद शाह दुर्रानी भी बोलते हैं, जिसका नाम भी था। उसने 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद शासक बना। ठीक है, 1748 से 1767 के बीच में कई बार भारत पे आक्रमण किया हो। ये जो 1748 से 1767 का जो समय था, 1748 से 1767 का जो समय था, इसके बीच में काफी युद्ध किया, काफी बार आक्रमण किया, काफी बार आक्रमण किया। ठीक है, कई बार आक्रमण किया। जो मुगल शासक थे, उसका प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सके, कमजोर होते गए थे। 1751 से 52 के बीच में मुगलों ने शांति के बदले पंजाब उसे सौंप दिया। जब मुगलों को लगा कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे और बार बार ये आक्रमण कर रहा, तो उन्होंने मुगलों ने ये बोला कि भाई तुम पंजाब रख लो, लेकिन हमें शांति दो, मेंटल पीस हमें चाहिए भाई, मेंटल पीस मुझे चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पंजाब को उसे सौंप दिया कि पंजाब पे तुम राज करो, हमें डिस्टर्ब ना करो। 1751 1752 के बीच में। ठीक है, 1757 में उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। जब दिल्ली पे कब्जा कर लिया, तो उसने आलमगीर टू को मुगल सम्राट के रूप में मान्यता दे दी। अब ये जो अहमद शाह अब्दाली था, ये यहाँ पे रहने नहीं आया था, उसने आया, दिल्ली पे आक्रमण किया, जीता दिल्ली को, दिल्ली और उससे पैसा लेके चला गया, जो भी सामान वामान लेके जाना था वो भी लेके चला गया अहमद शाह अब्दाली। लेकिन लेकिन वहां पे किसी को रख दिया एज ए पपेट, एज ए पालतू किसी को रख दिया। किसको? आलमगीर टू को। आलमगीर टू को रखा, जो मुगल का सम्राट के रूप में उसको मान्यता दे दी, और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी तथा अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, इसने 1757 में दिल्ली पे कब्जा किया, दिल्ली पे कब्जा। ठीक है, कब्जा किया, सामान लेके चला गया, जो भी पैसे थे, पैसे, सामान, सब लेके चला गया। ठीक, चला गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसको रखा? दो लोगों को रखा था। किसको किसको? आलमगीर टू, आलमगीर टू और नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला, आलमगीर टू को उसने मुगल सम्राट के रूप में मान्यता दे दी, और नजीबुद्दौला को उसने मीर बख्शी के। ठीक है, 1758 में मराठा नेता रघुनाथ राव थे, उसने दिल्ली निकालकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। जैसे क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली आया, उसने इंडिया पे आक्रमण किया, इंडिया को जीता, दिल्ली पे कब्जा किया, और जो लूटा हुआ धन था, जो पैसा था, सब लेके चला गया। उसके बदले वहां पे दो लोगों को बैठा है, आलमगीर टू को, कि भाई बैठना, और वो वहां से इनको कंट्रोल करने लगा कि ठीक है तुम बैठो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा, जो सामान ले जाना होगा मैं ले जाऊंगा, तुम बैठो, मतलब तुम बैठो मतलब मैं बैठा, इस तरह से। उसने आलमगीर टू को रखा, और दूसरा मीर बख्शी रखा, किसको? नजीबुद्दौला को। ये दोनों नाम याद रखिएगा। उसके बाद से ठीक है, वो तो चला गया, लेकिन ये उतने कुशल शासक तो थी नहीं, आलमगीर टू या नजीबुद्दौला ऐसे कुशल शासक तो थी नहीं। तो फिर मराठा उस टाइम मराठा की शक्ति उभर रही थी, तो मराठा में रघुनाथ राव थे, रघुनाथ राव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि इनसे युद्ध किया, आलमगीर टू से, आलमगीर टू से युद्ध किया, उनको हराया। ठीक है, और उसके बाद से जो पंजाब उनके हाथ में था, वो पंजाब को छीन लिया। ठीक है, और अपना शासन करने लगे। अब ये क्या हुआ कि जब उसे पता चला, अहमद शाह अब्दाली को पता चला, तो उसने 1759 में वापस आया, 1759 में वापस आया कि ऐसा कौन पैदा हो गया है जो हमारे लोगों को मार रहा है। ठीक है, तो पता चला मराठा है, तो मराठा से युद्ध करने उसने वापस आए। 1759 में अब्दाली मराठा से बदला लेने के लिए फिर भारत आए।
तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें किसके किसके बीच में होता, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ठीक है, उसका अंतिम आक्रमण किया 1767 में था। ठीक है, ये एक पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, पानीपत का आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइएगा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, और पानीपत के 1 और 2, ये दो तीनों तीनों युद्ध आप डेट के साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या क्या डेट रही है, पानीपत 1 का, पानीपत 2 का और पानीपत 3 का, और किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब जैसा हमने पढ़ा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो सक्सेसर थे, उसके आने वाले जो राजा थे, आने वाले जो शासक थे, वो कैसे कमजोर शासक थे, उनकी नीतियां बड़ी खराब थी, वो कैसे अपने साम्राज्य को पतन की ओर ले जा रहे थे। इन सब चीजों को हमने थोड़ा पढ़ा था, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि उसके आने वाले कौन कौन से शासक थे, उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, कि उनके बाद कौन शासक बना, उनके बाद कौन बना, उनके बाद कौन बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में पूछने के लिए। 4 राजाओं के नाम दे दिए, इनको आप शुरू से लेकर अंत तक अरेंज करिए, इसको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अरेंज करिए, पहले से लेकर लास्ट तक अरेंज करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन पहले आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि जो मुगल रूलर थे, औरंगजेब के बाद जो भी शासक थे, वो कमजोर शासक थे, लेकिन कौन कौन से शासक थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे, पहले देखते हैं कि औरंगजेब के बाद कमजोर मुगल शासक। ठीक है, औरंगजेब के बाद कमजोर मुगल शासक। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो मुगल साम्राज्य थे, उनका पतन शुरू हो गया था। ठीक है, उनके जो अधिकांश उत्तराधिकारी थे बहुत कमजोर साबित हुए थे, जैसा हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि उनके आने वाले जो सक्सेसर थे बहुत कमजोर साबित हुए थे। उन सक्सेसर में पहले हम देखते हैं बहादुर शाह वन को। औरंगजेब के बाद जो पहले शासक बने बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन का कार्यकाल जो था 1707 से 1712 के बीच में था। ठीक है, 1707 से 1712। आप देखिए, एक तो याद कर लीजिए, सबसे पहले ये याद करिएगा कि औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए, क्रोनोलॉजी याद करिएगा कि पहले बहादुर शाह वन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए। और अगर आपको ये भी याद हो जाता है कि बहादुर शाह वन का शासनकाल कितना था, 1707 से 1712, करीब करीब 5 साल। अगर ये भी याद रहता है तो वो भी आपको बहुत यूज आएगा एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि कब से कब वो उसका शासन रहा है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए जो औरंगजेब का सबसे बड़ा जो पुत्र था, वो उत्तराधिकार युद्ध, मतलब सक्सेशन वार जो होता, उत्तराधिकार कौन उत्तराधिकार बनेगा, उनका युद्ध होता था, आपस में लड़ते थे। तो उसमें जो औरंगजेब का सबसे जो बड़ा बेटा था, वो क्या नाम है, वो सम्राट बना। जो कौन थे, बहादुर शाह वन, उनके सबसे बड़े बेटे थे। अपने भाइयों, इनके मोहम्मद आजम एक भाई था, और कमबख्श को हराया और उसे मरवा दिया। ठीक है, औरंगजेब का जो बड़ा बेटा बहादुर शाह वन, वो अपने भाइयों से लड़ा, क्यों, सत्ता पाने के लिए, कि मैं राजा बनूंगा, वो कह रहे थे मैं राजा बनूंगा, वो कह रहे थे मैं राजा बनूंगा। अब इसने अपने दोनों भाइयों को हराया और उन्हें मरवा दिया। मराठों मराठों, राजपूतों और जाटों के प्रति समझौतावादी नीति अपनाई, कि ठीक है हम युद्ध नहीं करेंगे, मतलब उनके बीच में एक समझौता हुआ कि कौन सा इलाका आपका होगा, कौन सा इलाका मेरा होगा, कौन सा आपका होगा, और कौन किस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये कुछ नीतियां थी जो इन्होंने नीतियां बनाई। जबकि मुगल जो थे औरंगजेब से पहले वाले, वो नीतियां नहीं बनाते, वो समझौते नहीं करते थे, मैं ही राज करूंगा, मैं ही अकेला रहूंगा यहाँ पे, इस तरह का था। और इन लोगों ने नीतियां बनाई कि तुम भी राज करो, तुम भी राज करो, हम भी राज करें। तो मतलब ये कमजोरी की तरफ लेके जाता है कि एक सत्ता कमजोर हो जाता है। अब जिन इलाकों में आपका राज नहीं रहेगा, वहां आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये सत्ता कमजोरी तो हुआ। ठीक है, चौथा, जो मराठा राजकुमार शाहू को मुक्त कर दिया। ये जो मुगल के कब्जे में थे शाहू जी, उनको मुक्त कर दिया। जो राजपूत शासक को उनके राज्यों की पुष्टि दे दी, जो राजपूत शासक थे जिनको वो कब्जा कर रखे थे कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा, वहां का जो शासक हुआ करता था, कोई राजपूत अगर होता था, उनको दे दी गई कि आप अपना राज्य संभालिए। ठीक है,
ये सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान चलाया, 1712 में मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले कौन थे? बहादुर शाह वन थे, 1707 से 1700 के बारे में उनकी जो नीतियां थी ये सब थी, तो आप उसको देख लिए। दूसरे थे जालंधर शाह, 1712 से 1713, ठीक है, इसके बीच में। अब देखिए, ठीक है। औरंगजेब के बाद सबसे पहले कौन है? बहादुर शाह वन। उसके बाद कौन है? जालंधर शाह, जो 1712 से 1713। जालंधर शाह, जुल्फिकार, एक थे जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान की सहायता से ये सम्राट बने, ठीक है। जुल्फिकार खान जो थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उनकी सहायता से ये सम्राट बने, और जुल्फिकार खान को इसने वजीर नियुक्त कर दिया कि तुम मेरे वजीर रहोगे। तीसरा, इजारा व्यवस्था लागू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा पेपर में जो पूछता है कि इजारा व्यवस्था किसने लागू किया था। जी, इजारा व्यवस्था किसने लागू किया था, ठीक है। तो कौन लागू किया था? जुल्फिकार खान के साथ से जब ये बने जालंधर शाह, ठीक है। जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया एक कर हुआ करता था जो नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, उस कर को ये समाप्त कर दिया, ठीक है। अब जो कर को समाप्त कर दिया तो खजाने भी कम होने लगे। तो बहुत सारी नीतियां जो है ये नीतियां थी, इन्होंने क्या क्या अपनाई, उस नीतियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो जुल्फिकार खान की सहायता से ये सम्राट बने, कौन? जालंधर शाह जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? जुल्फिकार खान को वजीर बना दिया, ठीक है। इजारा सिस्टम उसने लागू किया और जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये किसके बारे में? जालंधर शाह के बारे में, 1712 से, ठीक है। अब उसके बाद थे फर्रुखसियार, 1713 से 1719। आप पूरा क्रोनोलॉजी याद करते रहिएगा। बहादुर शाह वन, जालंधर शाह, फर्रुखसियार, ठीक है। फर्रुखसियार सैयद बंधु थे। सैयद बंधु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सैयद बंधु ऐसे बंधु थे जो कई को राजा बनाए, किसी को मारे, ठीक है, इस तरह का। तो सैयद बंधु को ध्यान में रखिएगा। सैयद बंधु, सैयद बंधुओं की सहायता से ये सम्राट बने, ठीक है। कौन? फर्रुखसियार। सैयद बंधु की सहायता से ये सम्राट बने। जजिया और तीर्थ का समाप्त कर दिया। जजिया वैसे भी समाप्त हो गया था, फिर कहीं कहीं जो भी लागू रहे होंगे उनको भी इसने समाप्त कर दिया। और तीर्थ तीर्थ कर जो होते थे, जैसे अगर जो नॉन हिंदू जो नॉन मुस्लिम होते थे वो तीर्थ पे जाते थे, तो वहां पे इन्होंने कर लगा, जो पहले के जो मुगल शासक थे वो कर लगाते थे, तो तीर्थ कर जो था वो भी समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछ पूछ सकता है कि जो तीर्थ कर थे वो सबसे समाप्त किसने किया था? तीर्थ कर को समाप्त किसने किया था? किसने किया, ठीक है। ये सब पॉइंट याद करते जाइएगा और नोट करते जाइए। 17, अच्छा वो फरमान के बारे में तो आप तो पढ़े ही होंगे। 1717 में अंग्रेजों को फरमान जारी किया था। ये जो फरमान था बहुत इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के लिए। इससे पहले के लेक्चर में हम फरमान डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा, 1719 में सैयद बंधु ने उसे पदच्युत कर अंधा करवा दिया और हत्या कर दी। जिसने इसको राजा बनाया, जो शायद सैयद बंधु से जिनकी सहायता से सम्राट बना, वही सैयद बंधु ने इन्हें मरवा दिया। मरवाने से पहले इनको अंधा किया, ठीक है। मुगल इतिहास में अपने ही अमीरों द्वारा मारा गया पहला सम्राट था। ये याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगल इतिहास में कौन ऐसा शासक था अपने ही बंदों द्वारा मारा गया था। जो इसको राजा बनाए वही मारे इसको, सैयद बंधु, ठीक है। उसके बाद से चौथे कौन है? रफी उद दर्जात, दराजत, या कुछ भी वो दर्जात बोल सकते हैं, दराजत बोल सकते हैं। तो जो रफी उद दराजत थे, 1719 में बहुत कम समय के लिए मुगल सम्राट बने, ठीक है। रफी उस शाह के पुत्र बहादुर शाह वन के पोते थे। सैयद बंधु ने फर्रुखसियार को हटाकर उनकी हत्या कर दी और रफी उद दर्जात को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। सैयद बंधु थे, जैसे अभी आपने पढ़ा कि फर्रुखसियार ऐसा पहला शासक था जिसके उनके खुद के बंधुओं ने मारा। उनको मार के रफी उद दराजत को गद्दी पर बैठा दिया। कौन? सैयद बंधु,
ठीक है। वे युवा और कमजोर थे, इसलिए सैयद बंधु उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। जो रफीउद दराजत थे, वो बहुत युवा था, बहुत यंग था और बहुत मतलब उतना उसके पास दिमाग नहीं था। तो जिसकी वजह से जो सैयद बंधु थे, वो समझ सैयद बंधु ही शासक बन गए। बस उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाते थे वो। ये राजा रहेगा लेकिन सारे काम हम करेंगे। ठीक है। उनके शासनकाल में वास्तविक सत्ता सैयद बंधुओं के हाथ में थी। ये तो आपको समझ में ही आ जा रहा है। ये रफीउद दराजत थे, उनका फोटो लगा रखा हूँ। कई मुगल राजकुमारों ने उनके शासन का विरोध किया। ठीक है। कई मुगल राजकुमार ऐसा मानते थे कि ये उसके योग्य नहीं है, शासन के योग्य नहीं है और हम लोग योग्य हैं, लेकिन इसलिए उनका विरोध करते थे। हालांकि सैयद बंधु की सहायता से वो राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है। तो बाकी लोग विरोध करते थे। ठीक है। वे गंभीर रूप से बीमार थे, संभवतः उन्हें तपेदिक या टीबी थी। लगभग 3 महीने फरवरी जून 1719 में शासन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को बढ़ा दिया। ठीक है। तो रफीउद्दौला बहुत कम समय के लिए शासक बने थे, फरवरी से जून 19 में। मतलब एक ही साल में रहे, उसमें भी एक ही साल में भी पूरा नहीं रहे, फरवरी से जून के बीच में रहे। ठीक है। उसके बाद कौन हुए? रफीउद्दौला। रफीउद्दौला का जब उसकी मृत्यु हो गई तो सैयद ब्रदर्स, तो वो ब्रदर्स थे जो सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु भाई थे, वो क्या किए? रफीउद्दौला को राजगद्दी पे बैठाए। उसकी मृत्यु के बाद, रफीउद्दराजत की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। शाहजहां द्वितीय की उपाधि इसको दी गई। शाहजहां द्वितीय, शाहजहां टू। ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां टू किसे कहा जाता है, तो किसको? रफीउद्दौला को। ठीक है। ये अफीम का आदि था। अब उसके बाद देखते हैं मोहम्मद शाहबान। इनका शासनकाल बहुत रहा है, 1719 से 1748 में। मोहम्मद शाह का भी आपने देखा था कि किसके, नादिर शाह का आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो इनका हम देखते हैं 1719 में मुगल सम्राट बने। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध थे। रंगीला इनका जो, इनको एक टाइटल दिया गया था, ये रंगीले मिजाज के थे भी, तो रंगीला इनको एक टाइटल दिया गया था, उनके उसके नाम से प्रसिद्ध थे। प्रारंभ में ये सैयद बंधुओं को के नियंत्रण में थे। जब स्टार्टिंग में हुआ, जब रफीउद्दौला के बाद मोहम्मद शाह को बनाया गया, राजगद्दी दी गई, तो सैयद बंधु नियंत्रित करते थे कि एक्चुअली में सैयद बंधु ही चलाते थे। तो इनको भी सैयद बंधु ही नियंत्रित करते थे। बाद में इन्होंने क्या किया? सैयद बंधु को सत्ता से हटा दिया। ठीक है। कि अच्छा, ये दिमाग तो कम से कम था कि जो सैयद भाई बंधु हैं, ये एक के बाद एक को राजा बना रहे हैं और अपने ही राज्य कर रहे हैं, मतलब अपने ही सत्ता चला रहे हैं और बाद में उसी को मरवा दे रहे हैं, जैसे फर्रुखसियार के टाइम पे हुआ था। ठीक है। तो इन्होंने सोचा यार ये पता चला किसी और को राजा बनाए, इससे पहले इनको सत्ता से हटाओ। इन्होंने क्या किया? सत्ता से हटा दिया। कला, संगीत, नृत्य और साहित्य को संरक्षण दिया। उर्दू भाषा, कविता के विकास को बढ़ावा दिया। उस समय दिल्ली में सांस्कृतिक केंद्र बनी। ठीक है। कला को काफी ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। हैदराबाद, अवध और बंगाल लगभग स्वतंत्र हो गए थे इनके शासनकाल में। ठीक है। मराठों की शक्ति तेजी तेजी से वृद्धि हुई। मुगल केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। तो ये पूछ सकते हैं कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? कौन? मोहम्मद शाहबान। ठीक है। करनाल का युद्ध हुआ 1739 में। दिल्ली में भारी लूटपाट हुई। मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, ये लेके चला गया था कौन? नादिर शाह। अभी आपने पढ़ा होगा। कोहिनूर हीरा 70 करोड़ रुपया भी लेके चला गया था। ये विलासिता और मनोरंजन में अधिक रुचि, इसीलिए इनका नाम रंगीला पड़ा था। 1748 में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद अहमद शाह बहादुर सम्राट बने। इसके बाद जो सातवें थे, अहमद शाह बहादुर थे। इनके शासन काल में मुगल साम्राज्य का पतन बहुत तेज हो गया था। हालांकि 29 साल तक राज्य किए थे, लेकिन काफी अच्छे शासक नहीं बन पाए। ठीक है। तो पतन का जो सबसे ज्यादा पतन, अगर मूलों का पतन देखा जाए, तो सबसे ज्यादा पतन इनके ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद अहमद शाह बहादुर बने। ये फोटो साथ में लगा रखा हूं, आप देखते रहिएगा। ये कमजोर और अयोग्य शासक थे। इनकी जो माता थी, उधम बाई, शासन जो ये कमजोर थे, इसीलिए जो शासन था इनकी माता के द्वारा चलाया जाता था। उनकी माता का नाम था उधम बाई। ठीक है। ये याद रखिएगा, उधम बाई। उनकी माता का क्या नाम था? उधम बाई। ठीक है। एक्चुअली इनके ऊपर जो प्रभाव था, ये जावेद खान, ये पावरफुल इनच था। इनच मतलब हिजड़े को बोला जाता है।
तो उसका एक प्रभाव था। जैसे धर्म के प्रति लोग आज भी मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। धर्म के अर्न, जैसे अभी भी गांव में आप देखते होंगे तो डॉक्टर से इलाज ना करके झाड़ फूक कराते हैं। तो ऐसी चीजें पहले भी थी। तो ये हिजड़े एक वो था, जावेद जावेद खान थे। ये काफी ज्यादा पावरफुल इनस थे, हिजड़े थे। इनके प्रभाव में थे जावेद खान। ठीक। हाँ, मतलब इनका नाम था जावेद खान। इनके प्रभाव में थे ये अहमद शाह बहादुर। ठीक। उसके बाद से बने आलमगीर टू। आलमगीर टू ये जालंधर शाह का पोता था, जहांदर शाह का पोता था। ठीक है। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा किया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इनके ही शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली आया था और इनके ही शासनकाल में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है। उसके बाद शाहजहां थ्री, इनका पूरा नाम है मुही उल मिल्लत। इनको शाहजहां तिथि के नाम से उपाधि दी गई थी। 1759 से 1760 तक ये सम्राट बने थे। ये औरंगजेब का जो सबसे छोटा बेटा था कमबख्त, उसके पौत्र थे। ठीक है। आलमगीर द्वितीय, जो इससे पहले आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद इन्हें गद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है। शक्तिशाली वजीर जो था, एक इमाद उल मुल्क के नाम से एक शक्तिशाली वजीर था, उसी ने इनको सम्राट बनाया था। उनके पास वास्तविक सत्ता नहीं थी और वे कठपुतली शासक थे। ये इमाद उल मुल्क जो था, यही शक्ति मतलब यही शासन चलाता था। एक कठपुतली के तौर पे ये राजा बनाए शाहजहां थ्री को। इनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव बढ़ चुका था। कई मुगल अमीर उन्हें वैद्य सम्राट नहीं मानते थे। ठीक है। उन मुगलों में कई मुगल के जो बहुत सारे छोटे मोटे जो भी राजा हुआ करते या उनके सगे संबंधी थे, वो उन्हें योग्य नहीं मानते थे, अयोग्य मानते थे। ठीक। शाह आलम द्वितीय 1760 में पुनः मुगल सिंहासन प्राप्त कर लिया। ठीक है। शाहजहां तृतीय को पद से हटा देगा। उनका छोटा शासनकाल मुगल साम्राज्य के पतन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। अब देखते हैं शाह आलम टू। इनका वास्तविक नाम था अली गौहर। ठीक है। इनका जन्म 25 जून 1728 को दिल्ली में हुआ था। आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे शाह आलम। ठीक है। 1760 में मुगल सिंहासन पर बैठे। इनके ही शासनकाल में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है। अब बक्सर का युद्ध हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध बहुत निर्णायक साबित हुआ था। ठीक है। ये किसके शासनकाल में हुआ था, शाह आलम टू के। ठीक है। बक्सर का युद्ध 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये इसी युद्ध के बाद संधि होती है। उस संधि को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है। इनके शासनकाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकारी प्राप्त हुई। कहा कौन कौन सी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है। वे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों के संरक्षण में रहे। 1772 में मराठाओं की सहायता से वो दिल्ली लौटे। ठीक है। गुलाम कादिर 1788 में दिल्ली पर कब्जा कर उन्हें अंधा कर दिया। ठीक है। सारे पॉइंट हम अच्छे ढंग से इसमें मेंशन कर रखे हैं, आप एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। बाद में मराठाओं ने उन्हें पुनः सिंहासन पर स्थापित किया। गुलाम कादिर जो था 1788 में, इनको हरा के मतलब इनको अंधा कर दिया, इनको उस जगह को कब्जा कर दिया। लेकिन बाद में जो मराठा थे, मराठा ने उसको हरा के, गुलाम कादिर को हरा के वापस इनको वो सिंहासन दे दिया। ठीक है। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। 1803 के बाद शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गए। मतलब ये था कि अंग्रेजों का राज था, आप पड़े रहिए, आपको हम पेंशन देते रहेंगे, आप खाते रहिए, जिंदा रहिए, यही काम था इनका। उनकी सत्ता मुख्यतः दिल्ली तक सीमित हो गई थी। उनकी मृत्यु 19 नवंबर 1806 को दिल्ली में हुई। अकबर द्वितीय उनके उत्तराधिकारी बने। इनके बाद अकबर द्वितीय बने थे। इनके शासनकाल इनका शासनकाल जो था मुगल साम्राज्य के पतन और भारत में ब्रिटिश शक्ति के उदय के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ठीक है। ये पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर टू। अकबर टू इनका इनका पूरा नाम मिर्जा अकबर था। इनका जन्म 22 अप्रैल 1760 में हुआ था। वे शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे।
अभी इससे पहले के जो शासक थे, शाह आलम द्वितीय उनके पुत्र थे। इनका शासनकाल 1806 से 1837 तक रहा। इनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की वास्तविक राजनीति शक्ति बहुत कम हो गई थी, ठीक है, बहुत कम हो गई थी। इनके समय भारत के अधिकांश भाग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। राजा राम मोहन राय थे, उनको राजा की उपाधि इन्होंने दिया था, अकबर टू ने। उन्होंने मुगल मामलों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप का विरोध किया। उन्होंने दिल्ली को कला और संस्कृति का केंद्र बनाए रखा। वे साहित्य और कविता के संरक्षक थे। प्रसिद्ध कवि बहादुर शाह जफर उनके पुत्र थे, ठीक है। इनकी मृत्यु 1837 में हुई, ठीक है। ये सब था कि इनके ये छोटे छोटे पॉइंट है कि इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। ये बहादुर शाह टू है, ठीक है, लास्ट मुगल एम्परर। ये बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। ये अंतिम मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह। 1857 का विद्रोह जो हुआ तो इनको एज ए प्रतीकात्मक राजा बनाया गया इनको, ठीक है। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रंगून में भेज दिया इनको, रंगून, ठीक है। 1862 में इनकी मृत्यु हुई। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया, 1858, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, पहला, वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के बाद आने वाले जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत कमजोर थे, ठीक, ठीक है। मुगल साम्राज्य का पतन जो था औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद तेज हो गया था। शुरू तो औरंगजेब के शासनकाल में ही हो गया था, लेकिन उसका जो पतन हुआ इसके बाद से और ज्यादा तेजी से होने लगा था। औरंगजेब के बाद के अधिकांश मुगल शासक कमजोर, अयोग्य और विलासी थे, ठीक, ये तो है। वे साम्राज्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सके और उसके विघटन को रोकने में असफल रहे। ये कुछ पॉइंट है। तो इसमें यह है कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, जिसमें वीक सक्सेसर मतलब उत्तराधिकार, कमजोर उत्तराधिकार, शिफ्टिंग अलायंस, जमींदारों की बदलती निष्ठा। जैसे पहले जो जमींदार हुआ करते थे वो राजा के प्रति उनकी निष्ठा हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब देखे कि राजा ही कमजोर है तो उनके प्रति जो निष्ठा थी वो खत्म होने लगी थी, ठीक। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा ये था जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है, जमींदारी संकट, ठीक है। मुगल सरदार को जो जागीरें, मनसब और प्रशासनिक पद दिए जाते थे, साम्राज्य के शासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। धर्म, क्षेत्र और जनजाति आधार पर सरदारों में गुटबंदी थी। आपसी प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और सत्ता संघर्ष ने प्रशासन को कमजोर कर दिया। तो ये थे कि कुछ क्राइसिस भी आए थे, जागीरदारी क्राइसिस आए थे, वो भी एक अहम रोल प्ले करता है मुगलों के शासन के पतन के लिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हम देखते हैं क्या। हाँ, 3 ही पॉइंट थे। रीजनल एस्पायरेशन, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उदय, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में जाट, सिख और मराठा, ये 3 ऐसे जो शक्तिशाली क्षत्रिय जो थे समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। मुगल सत्ता को चुनौती देने के लिए 3 क्षेत्रीय जो भी क्षेत्रीय मतलब कि जो रीजन थे, पावरफुल रीजन, जो ग्रुप थे, क्षेत्रीय ग्रुप थे, जिसमें जाट थे, सिख थे और मराठा, ठीक है। ये तीनों ऐसे थे जो मुगल सत्ता को चुनौती दे सकते थे। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूचर पॉलिटिक्स, ठीक। यद्यपि उनके पूरी तरह सफल नहीं हुए, फिर भी उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की भविष्य की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। ये जो थे, जो रीजनल ग्रुप थे, ये सफल तो नहीं हुए, लेकिन इन्होंने कम से कम कोशिश की और उन्हें राजनीति का एक मोड़ दिया कि भविष्य में अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। तो उन्होंने कम से कम अपने मन में ये सब डाल दिया था, ठीक है। तो उन्होंने इसमें ये है कि उन्होंने हालांकि सफल नहीं हुए, लेकिन उनके फ्यूचर पॉलिटिक्स मतलब आगे राजनीति कैसी होनी चाहिए और आगे क्या क्या होगा वो उनके जहन में आ चुका था इसलिए, ठीक है। मुगल एम्पायर कमजोर रह रहे थे, ठीक है। चौथा, कन्फ्लिक्ट विद राजपूत। औरंगजेब तथा बाद में जो बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों को दबाने का प्रयास किया, जिससे मुगलों के विरुद्ध संघर्ष पैदा होने लगे, ठीक है। तो मतलब आपस में भी लड़ रहे थे, बाहरी आक्रमण भी होते जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का, और अंदर जो थे वो अलग सी लड़ाई हो रही थी, ठीक है। लॉस ऑफ राजपूत ट्रस्ट, ये सब मोस्टली मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइज ऑफ मराठा, जो मराठा थे वो उनका उदय,
तो मराठाओं में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे स्वदेशमुखी होता है और चौथ होता है। ये स्वदेशमुखी और चौथ वसूलते थे। तो वो क्या क्या थे, वो कर हुआ करते थे जो मराठाओं द्वारा लगाया जाता था। चौथ क्या था, स्वदेशमुखी था क्या था, ये सब हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। इसमें एक देख लें, 1740 में मराठा ने गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। ठीक है, ये देखते हैं चौथ क्या था। और चौथ का मतलब ये नाम से ही पता चला, 1/4। नाम से ही पता चला क्या, 1/4। ठीक है, 1/4 था। ये क्या था, 1/4 भाग था। इसमें क्या था, अपने राज्य के बाहर के क्षेत्रों से वसूलते थे। जैसे ये अगर मराठा का राज्य है, मराठा राज्य मराठा है, इसके बाहर में अगर छोटे छोटे जो क्षेत्र थे, ठीक है, इनसे ये कर वसूलते थे। कर कर क्यों वसूलते थे, ये वसूलते थे कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, आप हमें इतना पैसा दे दीजिए। मतलब जो आपके एरिया में जितना आपका पैदावार, जितना आपका पैसा आता है, उसका 1/4 हमें चाहिए। 1/4, इसी को बोलते हैं चौथ। ठीक है, ये इस प्रॉमिस पे वो कहते थे कि हम आपके वहां आक्रमण नहीं करेंगे, तो हमें आप दे दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो हम आक्रमण करेंगे और पूरा का पूरा छीन लेंगे। तो इसलिए आप 1/4 हिस्सा अपना देते जाइए और अपना चलाते रहिए राज्य। ठीक है, इस तरह का था। 1/4 भाग था, मतलब 25% ही होता है। इसके बदले मराठे उस क्षेत्र पर हमला नहीं करते थे और सुरक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, स्वदेशमुखी था क्या था, इसमें 10% था। ठीक है, स्वदेशमुखी कितना था, 10% था। ठीक है, ये कोई जो क्षेत्र होता था, उसकी जितनी आय संपत्ति होगी उसका 10% वो एज ए कर लेते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10 स्वदेशमुखी। चौथ कितना था, 1/4। स्वदेशमुखी कितना था, 10%। ठीक है, मराठे जो थे स्वयं को उस क्षेत्र का पारंपरिक प्रमुख देशमुख मानते थे, इसलिए यह कर वसूलते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। ठीक है, जब मुगल एम्पायर जो था वो जब डिक्लाइन कर गया था, कब, 18 सेंचुरी में जब डिक्लाइन कर रहा था, 18वीं शताब्दी में जब वो डिक्लाइन कर रहा था, मतलब कि कमजोर हो गया था, तो बहुत बड़े जो क्षेत्र में कई जो क्षेत्रीय राज्य थे वो उभर के सामने आए थे। ठीक है, इसमें जो राइज ऑफ रीजनल स्टेट, क्षेत्रीय जो राज्य थे उनका उदय, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। ठीक है, इसमें सबसे पहला सक्सेसर स्टेट्स, दूसरा इंडिपेंडेंट किंगडम और तीसरा था न्यू स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट में उत्तराधिकार राज्य, स्वतंत्र राज्य और नए राज्य, ये तीन थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो उत्तराधिकार राज्य थे वो कौन कौन से थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। स्वतंत्र राज्य कौन थे, मैसूर और राजपूत स्टेट्स। और न्यू स्टेट कौन से हैं, मराठा, सिख और जाट। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो हैदराबाद था, कौन इसको फाउंड किया था, मतलब स्थापना किसके थी, कौन से सन में स्थापना हुआ था। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। जैसे हैदराबाद की बात करते हैं तो निजाम उल मुल्क या किलिच खान उसका नाम था, या निजाम उल मुल्क, उन्होंने इसका फाउंडर थे, उसके फाउंडर थे निजाम उल मुल्क, संस्थापक थे। इन्होंने मुबरेज खान जो थे उनसे बैटल ऑफ साकरखेड़ा 1724 में, ये इंपॉर्टेंट है, साकरखेड़ा, साकरखेड़ा 1724 में। ठीक है, 1724 में मुबरेज, जो बैटल ऑफ साकरखेड़ा में युद्ध हुआ मुबरेज खान के साथ, मुबरेज खान और निजाम उल मुल्क। ठीक है, ये इनको एक टाइटल दिया गया है, असफ जाह का एक टाइटल दिया गया। ठीक है, इनको असफ जाह का एक टाइटल दिया गया। ठीक है, इन्होंने एक राज्य बनाया, इंडिपेंडेंट स्टेट इन दक्कन, दक्कन में, दक्कन साइड में इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, किसको, हैदराबाद को। ठीक है, कौन, इनके फाउंडर कौन थे, निजामुल मुल्क। ठीक है, इनको एक टाइटल दिया गया क्या, असफ जाह। ठीक है, ये सब चीज याद रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं अवध। अवध का कौन सा, सादत खान या बुरहान उल मुल्क। ठीक है, सादत खान या
बुरहान उल मुल्क, ये शिया नोबेल थे। ठीक है, ठीक है। इन्होंने फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन अवध। ठीक है, इसके बाद इनके जो सक्सेसर थे कौन थे? सफदरजंग। सफदरजंग इनके सक्सेसर थे। इनके बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? सफदरजंग। तीसरा हम बात करते हैं किसका? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, बंगाल, बंगाल की बात करते हैं। इसके फाउंडर जो थे मुर्शिद कुली खान थे। मुर्शिद कुली खान इसके संस्थापक थे। बंगाल को समृद्ध बनाया। 1740 में अलीवर्दी खान ने सत्ता प्राप्त की। ये छोटा छोटा है, बस एक उसमें हम लिख रखे हैं कि कौन से राज्य में जो बना था उसकी स्थापना किसने की थी और कौन से सन में की थी। ठीक है, राजपूत स्टेट्स। राजपूत स्टेट्स जो थे स्वतंत्रता पुनः स्थापित करने का प्रयास किया राजपूत ने। जैसे राजपूत जो थे वो, उनका पहले से शासन था लेकिन मुगलों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। ये वापस से उन्हें अपनी जो राज्य थे उसमें उन्होंने बाद में प्राप्त किया उसको और सिंहासन प्राप्त किया, वही है राजपूत। इसमें अजीत सिंह, जय सिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौर ने गठबंधन बनाए। ये थोड़े इंपॉर्टेंट लोग होते जो उस टाइम पे राजपूत के जो राज्य थे उनको प्राप्त करने में इनकी अहम भूमिका थी। ठीक है, इन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी। तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोई राज्य है को किसने बनाया, किसने स्थापना की। अब जब मैसूर हो गया, मैसूर किसने? मैसूर में स्टार्टिंग में जो वडेयर वंश थे, वडेयर वंश थे, इनका शासन हुआ करता था। बाद में ये कंट्रोल होने लगा किसके द्वारा? हैदर अली के साथ। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान था, ये सब किए। ठीक है, तो मैसूर की स्थापना किसके थे? वडेयर्स ने, वडेयर्स के शासक हुआ करते थे। केरला, जिसको आजकल नाम बदल दिया गया केरला। ठीक है, मार्तंड वर्मा इसके फाउंडर थे, मार्तंड वर्मा। कैपिटल था त्रावणकोर। ठीक है, मार्तंड वर्मा, इसकी राजधानी थी त्रावणकोर। कन्याकुमारी से कोचिंग तक राज्य का विस्तार था। ठीक है, और सेना का आधुनिकीकरण किया इन्होंने। ठीक है, कि इसमें हुआ था, इन्होंने मार्तंड वर्मा ने किया था। ठीक है, अब आते हैं जाट स्टेट। जाट, जाट किसके द्वारा? चूड़ामन और बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह। ठीक है, ये किसका कैपिटल बनाया गया? भरतपुर। इसमें जो जो जाट की शक्ति थी चरम सीमा पे किसके काल में पहुंची? सूरजमल में, सूरजमल के काल में। ठीक है, ये सब याद करिएगा। आठवां देखते हैं सिख स्टेट। सिख स्टेट किसके? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक का रूप दिया था। सिख पहले से थे लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों को एक सेना के रूप में देखा, एक सेना का रूप दिया। बंदा बहादुर इसका नेतृत्व किया। 12 मिसलों की में संगठन हुआ। मिसल्स होते थे, मिसल्स होते थे, तो 12 मिसल्स में इनका संगठन हुआ था। महाराणा रणजीत सिंह से जो थे वो शक्तिशाली सिख साम्राज्य बनाए। 1799 में लाहौर, 1802 में अमृतसर पर अधिकार किया। ठीक है, जो सिख स्टेट। नवा देखते हैं मराठा। मराठा सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्ति मराठा थे, ये तो आप देख ही चुके हैं। पेशवा जो होते थे उनके नेतृत्व में इनका ये उभरे। मालवा और गुजरात पर नियंत्रण स्थापित किया। 1761 में तीसरे पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुए थे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुए थे। 10वां रोहिलखंड और फर्रुखाबाद। ठीक है, ये अफगान चीफ जो थे उनके द्वारा फाउंड किया गया था। अली मोहम्मद खान रोहिलाखंड के, अब मोहम्मद खान मंगेश फर्रुखाबाद। रोहिलखंड किसके द्वारा? अली मोहम्मद खान। और फर्रुखाबाद किसके द्वारा? मोहम्मद खान मंगस, इनके द्वारा इनकी स्थापना की गई। ठीक है, ये देखिएगा हमने इसको एक 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 ही जगह सबको कर दिया। हैदराबाद किसके द्वारा? निजामुल मुल्क, इनको एक नाम दिया गया था असफ जहां। अवध किसके द्वारा? सादत खान। बंगाल मुर्शिद कुली खान। त्रावणकोर या केरला मार्तंड वर्मा। सिख स्टेट रंजीत सिंह। रोहिलखंड अली मोहम्मद खान। फर्रुखाबाद मोहम्मद खान बंगस। जाट स्टेट चूड़ामन बदन सिंह। मैसूर उडेयर्स के द्वारा, लेटर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। एक ही जगह है ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, 18वीं शताब्दी के भारत के क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारत के जो क्षेत्रीय राज्य थे उसके बारे में। जब मुगल साम्राज्य का जो पतन हो गया था, मुगल साम्राज्य का पतन के बाद कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य उभरे। ये तो आपको स्टार्टिंग में बताया गया।
ये राज्य मुगल साम्राज्य से संबंध बनाए रखते थे। मराठा और सिख भी मुगल सम्राट के प्रतीकात्मक सर्वोच्च सत्ता मानते थे। प्रशासन निम्नलिखित समूह के सहयोग से चलता था, क्योंकि जमींदार, व्यापारी, स्थानीय सरदार और सामंत। ठीक है, ये थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, या छोटे मोटे एग्जामों में ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये बस थोड़ा लिखने के लिए, मेंस वगैरह के लिए ज़्यादा सही है। ठीक है, क्षेत्रीय राज्यों की सीमाएं, ये सब हो गया। अब हम देखते हैं ट्रेड और कॉमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आयात होती थी। अरब अरब से आयात क्या होता था? कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग्स और हनी। ठीक है, पर्शियन गल्फ से पर्ल, रॉ सिल्क, ऊल, डेट्स, खजूर, ड्राइड फ्रूट्स और रोज वाटर, गुलाब जल। चाइना से चाय, चीनी, पोर्सलेन, सिल्क, पोर्सलेन और सिल्क। तिब्बत से गोल्ड, मस्क, वुलन क्लॉथ। यूरोप से वुलन क्लॉथ, कॉपर, ईरान लेड और पेपर। अफ्रीका से इवरी ड्रग्स, ये हाथी के दांत होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या क्या होता था इंडिया से? एक्सपोर्ट क्या क्या होता है? सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, धातु सामग्री, नील, शोरा, साल्टपीटर, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च मसाले, बहुमूल्य पत्ता और औषधियां, ड्रग्स। ठीक है, ये सब चीजें एक्सपोर्ट होती थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन कौन से थे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ढाका में, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, चंदेरी, बुरहानपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, लाहौर, मछलीपट्टनम, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुरै, कश्मीर। ये सब चीजें जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, पांचवा जहाज निर्माण उद्योग, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बंगाल, ये जहाज निर्माण के लिए प्रमुख थे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बंगाल। कालीकट और क्विलोन ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कालीकट के जमोरिन ने कुंजाली मरक्कारों की नौसेना का उपयोग किया। ठीक है, ये पूछ सकता है कि कालीकट के जो जमोरिन थे, जमोरिन आपको याद होगा वास्को डी गामा के से इनका रिलेशन है कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कुंजाली मरक्कारों की एक नौसेना का उपयोग किया था। शिवाजी की नौसेना ने पुर्तगालियों का मुकाबला किया। इन सब में यूरोपीय कंपनियां भारत की जहाज खरीदती थी, मतलब ये शिप बिल्डिंग के लिए। ठीक है, स्टेटस ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन थी वो ट्रेडिशनल था, मतलब पारंपरिक थी। साहित्य, धर्म, कानून, दर्शन और तर्क पर जोर था। विज्ञान, तकनीकी और भूगोल की उपेक्षा हुई, मतलब इसको लोग मांगते थे, नेग्लेक्ट करते थे। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय, जो हिंदुओं का जो प्राथमिक विद्यालय था उसको पाठशाला बोलते थे। जो मुस्लिमों का था प्राथमिक विद्यालय उसको मकतब बोलते थे। पढ़ाए जाने वाला विषय पढ़ना, लिखना, गणित। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, ये सब पढ़ाया जाता है। किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से लिखेंगे और गणित कैसे होगा। महिलाओं की शिक्षा बहुत कम थी, महिलाओं की स्थिति तो वैसे भी खराब थी उस टाइम पे। ठीक है, सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, अब जो प्राइमरी एजुकेशन थे हिंदुओं के लिए पाठशाला थी और मुस्लिमों के लिए मकतब मकतब था। अब उससे बड़े अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र थे। काशी, मिथिला, नदिया और उत्कल, ये चार ऐसे थे। फारसी और अरबी शिक्षा के अजीमाबाद, पटना। अजीमाबाद में, पटना में फारसी और अरबी शिक्षा दी जाती थी। 28वीं शताब्दी का समाज है। समाज परंपरागत और स्थिर था। लोग विभाजित थे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जनजाति के नाम पे, भाषा के नाम पे। परिवार में मतलब कि पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, जाति सामाजिक जीवन का आधार था। जाति पंचायती नियमें लागू करती थी। ये सब चीजें थी। पोजीशन ऑफ वुमेन, औरतों की स्थिति क्या थी? महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित थी। उच्च वर्ग की महिलाएं घर तक सीमित थी। निम्न वर्ग की महिलाएं कार्य करती थी। प्रमुख सामाजिक कुरीतियां थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा। विधवा पुनः विवाह के प्रयास सफल नहीं हुए। ठीक है, ये सब थोड़ी स्थिति थी, कमजोर थी उस टाइम पे। दास प्रथा वहां पे था। दास प्रथा उस समय प्रचलित था। गरीब और अकाल के कारण बच्चों को बेचने पर मजबूर हो जाते थे। ये सब उतना फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या वन लाइनर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब ये था कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कई कलाकार, वस्तुएं, कवि और विद्वानों को क्षत्रिय राज्यों का संरक्षण प्राप्त हुआ।
जैसे हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, जैसे नहीं हैदराबाद घराना, लखनऊ घराना, तो ये सांस्कृतिक केंद्र बने थे, ये कुछ उनके पतन के बाद। ठीक है, थोड़ा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कर लेते हैं कि बड़ा जो इमामबाड़ा जो लखनऊ में है वो उनको किसने बनाया था? असफउद्दौला ने बनाया था। असफउद्दौला ने 1784 में। ठीक है, जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं, ये किसके द्वारा? सवाई जयसिंह टू के द्वारा। ठीक है, इन्होंने जंतर मंतर दिल्ली में स्थापित किया, जयपुर में, बनारस, मथुरा, उज्जैन, 5 जगह। ये याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट आता है, ये पेपर में पूछता है कि कौन सी जगह जंतर मंतर नहीं स्थापित है। इन्होंने जिज मोहम्मद शाही नाम का एक एस्ट्रोनॉमिकल टेबल, इन्होंने खगोलीय सारणी तैयार की एक थी। तो इसमें आप इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये खगोलीय सारणी तैयार की गई थी जिसका नाम क्या था? ठीक है, तो क्या नाम था? जिज मोहम्मद शाही। पद्मना पद्मनाभपुरम पैलेस, पद्मनाभपुरम पैलेस जो महल का निर्माण था वो केरल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये अपनी वास्तुकला, भित्ति चित्रों, मुरल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, पेंटिंग का डेवलपमेंट ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फेमस उर्दू पोएट थे, ताकी मीर थे, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, नाजी अकबरबादी, मिर्जा गालिब 19 सेंचुरी में। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मलयालम लिटरेचर। ठीक है, ये मलयालम लिटरेचर के प्रसिद्ध जो थे मलयालम कवि थे वो कौन से थे? कंचन नाबिया थे। ठीक है, ये तमिल लिटरेचर कैसा था? ठीक है, तमिल लिटरेचर में जो सितार था उसने इसको काफ़ी ज़्यादा समृद्ध बनाया। ठीक है, इसके प्रमुख प्रमुख कवि थे तयुमनावार, ये थे। ठीक है, पंजाबी लिटरेचर में हीर रांझा, इनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। सिंध में रसलो रिसालो, इसका ये पूछ सकता है रिसालो को कंपोज किसने किया था? तो क्या है? शाह अब्दुल लतीफ बित्ताई। ठीक है, ये हम थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। क्या बड़ा इमामबाड़ा असीबुद्दौला 1784 में, जयपुर में, और 5 जो ऑब्जर्वेशन बनते हुए शलाएं बनी थी सवाई जयसिंह देती है। जिज मोहम्मद शाही क्या था? एक सारणी था। ठीक है, राजपूत और कांगड़ा का चित्रकला था। उसमें उसकी क्या क्या हुआ था? उर्दू पोएट्री का विकास हुआ था। मलयालम के कवि थे कंचन नबियार, तमिल के कवि थे तैमूर नावर, हीर रांझा वारिशा ये कहाँ का था? पंजाब का। रिसालो शाह अब्दुल लतीफ, ये थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं था कि जिसमें वन लाइनर के क्वेश्चन बन सके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमने बता दिया। और बस आज का लेक्चर यहीं खत्म हुआ। आपको लेक्चर कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा ना लगा हो तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे हम आगे सुधार कर सकें। तो इसी के साथ आज का लेक्चर तो हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं साथियों। सभी को बाय बाय। आप अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, लोअर पीसीएस नजदीक